नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब एक बहू ने माँ बेटी को अलग करना चाहा तो माँ ने ऐसा क्या किया कि सब देखते रह गए। जिस सीमा जी को कॉलेज की आन बान और शान का दर्जा दिया जाता था, जिसकी एक आवाज से सारा कॉलेज कांप जाया करता था, आज उन्हीं के एक फैसले ने सबकी सोच को ही बदल कर रख दिया। सीमा जी, जिन्होंने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ था, इतनी शांत और सरल स्वभाव की गंभीर सोच वाली महिला ने आखिर क्यों एक बच्चे के बाप से शादी करने का फैसला किया, ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। जबकि उनकी माँ रमा देवी ने उन्हें मना किया था। वह अपनी बहन के पति के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई। दरअसल हुआ यूं था कि सीमा जी की बड़ी बहन सलोनी जी ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया, परंतु डिलीवरी के दौरान आमोहन जिन करते वक्त डॉक्टरों की लापरवाही के कारण अधिक ब्लीडिंग हो जाने के कारण सलोनी जी की मृत्यु हो गई। उस बीच सीमा जी ने उनकी सेवा करने के लिए अपने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी, इसलिए उनकी छोटी बेबी से भी उनका काफी लगाव हो गया था। सीमा जी के सामने चुनौती थी कि उस नवजात को किसके सहारे छोड़े वो। जब अपने जीजा मोहन जी की तरफ देखती तो उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे पानी बिना मछली की होती है। वही उन्हें आरे की तरफ देखती तो लगता कितना मासूम, कितना गुलाब की पंखुड़ियों की भांति कोमल मुलायम उसके गाल और हाथ पैर थे, और ऐसा सोया रहता जैसे उसे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। उसे देखकर ऐसा सुकून का अनुभव होता मानो इस दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अपनी बड़ी बहन सलोनी के जाने के बाद तो सीमा जी उस नन्हे आरे के पीछे ऐसी पागल सी हो गई थी कि उन्हें कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्होंने आरे की परवरिश अपने हाथों से करने का फैसला किया। बिना किसी से सलाह लिए खुद अकेले ने ही फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली थी कि मोहन जी के माँ बाप आरे की देखभाल के लिए दूसरी माँ लाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और सीमा जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बहन का फूल सा बच्चा किसी दूसरी औरत के हाथ में जाए। इसलिए उन्होंने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर आर्य की मां बनना स्वीकार कर लिया। जबकि उनके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि सीमा जी के मम्मी पापा ने भी उन्हें खूब समझाया कि अभी जोश में आकर होश खोना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें अपने इस फैसले के लिए बाद में पछताना पड़ जाए, इसलिए जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो, ताकि भविष्य में तुम्हें पछताना ना पड़े। जब उनका ये फैसला कॉलेज के उनके साथ पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने सुना तो उन्होंने भी उन्हें बहुत समझाया कि सारे फैसले दिल से नहीं, कुछ फैसले दिमाग से भी लेना चाहिए, ताकि बाद में मोहन जीनियों को सामना ना करना पड़े। परंतु उन्हें आने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए चंद दिनों में ही उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह कर लिया, और आर्य की परवरिश में ऐसी खो गई कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि आर्य के अलावा उसके पापा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सीमा जी ने आर्य की देखभाल के लिए अपनी माँ को अपने मायके से अपने पास बुला लिया था, और कभी कभी फंक्शन के समय वह उसे अपने कॉलेज लेकर चली जाती। आर्य देखने में इतना सुंदर था कि जो कोई भी उसे देखता वह उसका मन मोह लेता। कॉलेज के हर बच्चे उसे अपनी गोद में पकड़ने के लिए आतुर रहते। जब भी कोई उससे पूछता कि मम्मी कहाँ है, तो वह सीमा जी की तरफ उंगली दिखा देता। उसकी उंगली दिखाना सीमा जी की ममता को वात्सल्य से भर देता। सीमा जी का चेहरा उस समय मात्र तब की गरिमा से खिल उठता। उन्हें अपने फैसले पर गर्व होता है
कि उन्होंने आर्य की परवरिश करने का फैसला लेकर कुछ भी गलत नहीं किया। धीरे धीरे दिन महीनों वर्षों में बदलते गए, लेकिन ना ही मोहन जी ने सीमा जी से पत्नी के रूप में कोई उपेक्षा रखी, ना ही सीमा जी ने मोहन जी के पति के रूप में कोई अपेक्षा रखी। क्योंकि सीमा जी स्वयं कॉलेज की प्रोफेसर थी, आत्मनिर्भर महिला थी। उन्हें उनके पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ आर्य से। उनकी दुनिया आर्य से शुरू होती थी और आर्य पर ही खत्म हो जाती। मोहन जी को सीमा के रवैये से कोई सरोकार नहीं थी, क्योंकि आर्य की परवरिश अच्छी तरह से हो, यही उनके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। आर्य पूरे 3 वर्ष का हो चुका था। सीमा जी ने सोचा था कि अब आर्य को स्कूल भेजने के बारे में मोहन जी से बात करेंगी। वो उस दिन उसे कुछ बोलने वाली थी कि मोहन जी सीमा जी के पास आए और बोले, सीमा, मुझे अपने ऑफिस की तरफ से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है, तब तक तुम आर्य का अच्छी तरह से ध्यान रखना। कहकर उन्होंने अपना बैग पैक किया और गुड बाय कहकर चले गए। लेकिन सीमा जी को भी क्या पता था कि वह गुड बाय ही उनके जीवन का आखिरी गुड बाय था। मोहन जी जिस बस से जा रहे थे, उस बस का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उस बस में बैठे एक भी यात्री नहीं बचे। सीमा जी पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फिर भी साहसी सीमा जी ने कुछ दिनों की छुट्टी के बाद फिर से कॉलेज में अपना कदम रखा। कॉलेज में दोबारा उनके कदम रखते ही कॉलेज में फिर से रौनक वापस आ गई। सीमा जी तो अपना दायित्व बाखूबी निभा रही थी, लेकिन वह अंदर से टूटी सी गई थी। उनका रिश्ता मोहन जी के साथ भले ही पति पत्नी के रूप में नहीं था, लेकिन आर्य के पापा का मजबूत कंधा तो उसके साथ था ही। यही बात उनके मन को बहुत सुकून देती थी। समय के साथ साथ जब आर्य बड़ा हो गया, तब उसके दादा दादी ने कहा कि वह लोग आर्य को अपने पास रख लेंगे और वह चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है, क्योंकि सीमा जी आज भी सुंदर, सुयोग्य, आर्थिक रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। इसलिए उसे कोई भी सुयोग्य वर मिल सकता था। लेकिन उनका एक ही जवाब था कि वे अपने आर्य को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहती जो उसके साथ दुर्व्यवहार करे, क्योंकि वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उनके माता पिता से लेकर कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स ने दोबारा फिर से मोहन जी की मृत्यु के बाद समझाने की कोशिश की कि अब भी चाहे तो वह दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक कठोर फैसला ले लिया था कि इस जन्म को वह आर्य के नाम ही कुर्बान कर देगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगी। अब आर्य स्कूल जाने लगा। उन्होंने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। आर्य स्कूल से कॉलेज का सफर तय करने लगा। ग्रेजुएशन होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच गया। सीमा जी का केवल एक ही सपना था कि वह आर्य को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर एक सफल और बहुत बड़ा आदमी बना सके, समाज में धन के साथ साथ मान सम्मान भी अर्जित कर सके। सीमा जी ने आर्य की पढ़ाई के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। उस समय प्रिंसिपल ने हंसकर कहा था, अरे आईएएस की परीक्षा देने बेटा बैठ रहा है या आप? बेटा इतना बड़ा तो हो ही गया है ना कि उसे कैसे पढ़ाई करनी है वह कुछ समझ सकता है, तो ये छुट्टी किस लिए? सर, मेरे घर में रहने से उसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी, क्योंकि उसे तो अपनी पढ़ाई के आगे ना ही खाने पीने की सुध रहती है न सोने की। अगर मैं सामने रहूंगी तो समय समय पर उसको खाना पानी लाकर दूंगी और सोने के लिए भी बोलती रहूंगी, वरना पता नहीं क्या हाल कर लेगा मेरा बच्चा। सीमा जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। उनकी लंबी छुट्टी पर जाने का समाचार मिलते ही बच्चों से लेकर टीचर, स्टाफ और चपरासी तक की आंखें नम हो गई थी। बच्चों ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे आर्य का हवाला देकर सबका मुंह बंद कर दिया।
अब आर्य की पढ़ाई जोरों शोरों से चलने लगी और वह दिन भी आ गया जिस दिन आर्य को आईएएस के एग्जाम में बैठना था। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले सीमा जी ने इतने सारे टिप्स बताए कि वह शांत होकर सुनता रहा, कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। और जब वह एग्जाम हॉल में गया तब उसने अनुभव किया कि उसकी माँ ने जो कुछ भी उसे बताया था 100% सही था। वह उसे बहुत काम आया। उसने अपनी माँ का कहना मानकर बहुत ही अच्छा काम किया और दोनों ही पेपर में बहुत ही अच्छे से लिखा। इंटरव्यू के लिए भी सीमा जी ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। इस प्रकार आर्य की सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई। सभी को आर्य के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। सीमा की नजर तो अखबारों में ही अटकी रहती थी। आखिरकार सीमा जी की तपस्या और आर्य की मेहनत रंग लाई और आईएएस का रिजल्ट निकला। रिजल्ट लिस्ट में फर्स्ट रैंक आर्य का ही था। आर्य का रैंक फर्स्ट आने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। उस दिन कॉलेज में भी सीमा जी और आर्य की ही चर्चा सभी के मुख पर थी। लोग सीमा जी को बधाइयां दे रहे थे, परंतु सीमा जी की वो रोए जा रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके दरवाजे पर इतनी बड़ी खुशी दस्तक देगी। इसलिए वह खुशी के मारे रो पड़ती थी। सही मायने में खुशी क्या होती है उन्होंने आज जाना था, क्योंकि जब से उनकी बहन इस दुनिया से गई थी तब से उन्होंने केवल दुख ही दुख देखा था। इसलिए उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आर्य ने इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर कर लिया था और उसकी पोस्टिंग भी अपने ही शहर में हो गई थी। अब सीमा जी सोचती कि उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा अब इतना तो सक्षम हो ही गया है कि उनकी गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चल सकती है। ये बात जब उन्होंने आर्य से कही तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, माँ, मैं तो आपसे पहले ही कहना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं आप बुरा ना मान जाओ, इसलिए नहीं बोल पाया। अगर आपकी इच्छा है तो आप कल सही रिजाइन दे दीजिए। अब आपका बेटा इतना तो सक्षम हो ही गया है कि आपका और अपना पेट भर सकता है। सीमा जी ने यही बात कॉलेज में जाकर कही। सभी लोग उनके इस फैसले से हैरान लग गए। सबको लगा कि आर्य ने कलेक्टर बनते ही अपनी सौतेली माँ पर अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया होगा। सभी लोगों के मन में कई प्रकार के उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। कुछ तो बात है, तभी सीमा जी रिजाइन देना चाहती हैं। सभी ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों वे रिजाइन देना चाहती हैं, जबकि सीमा जी तो कॉलेज की जान है। उनके जाने से उनकी जगह को भर पाना आसान काम नहीं है, फिर क्यों रिजाइन दे रही हैं? सीमा जी ने बस इतना ही कहा कि अब वे थक चुकी हैं, आराम करना चाहती हैं। और अतः सभी के समझाने के बाद भी सीमा जी नहीं मानी और रिजाइन देकर चली गई। एक दिन अचानक सीमा जी ने कॉलेज में आकर सभी को बेटे के आईएएस ऑफिसर बनने की खुशी में शानदार पार्टी देकर चौंका दिया। सभी ने उनके बेटे आर्य को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि वे अपनी माँ के त्याग और तपस्या को कभी नहीं भूलते हुए उन्हें बहुत प्यार दे, भविष्य में उन्हें कभी दुख ना पहुंचाए। आर्य भी अपनी माँ पर जान छिड़कता था। उसने भी सभी के सामने अपनी माँ को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने अपने बचपन से अपनी माँ के संघर्ष को देखा है। मैं उन्हें तकलीफ तो क्या, निराश करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों माँ? कहकर उसने उसी समय अपनी माँ के माथे को चूम लिया। माँ बेटे का प्यार देखकर सभी की गलत फहमियां दूर हो गई कि आर्य ने सीमा जी के ऊपर कुछ भी दबाव बनाया होगा। अब दोनों माँ बेटा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी आर्य के चाचा जी ने उनकी गृहस्थी में एंट्री मारी और कहा, क्यों सीमा भाभी, आपने आर्य को तो
उसकी माँ बनकर उस पर खूब प्यार लुटाया और उसे एक बेहतर और कामयाब इंसान भी बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ माँ बनकर ही रहने का इरादा है क्या, या सास भी बनना है? बेटे के प्यार में अंधी सीमा को वास्तव में ये भी ध्यान नहीं था कि बेटा अब काबिल हो गया है तो उसके भी हाथ पीले कर उसकी गृहस्थी बसा देनी चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब, अभी अभी तो आर्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, अब आराम से सोचेंगे कि कैसी लड़की चाहिए उसे। अब आप आ ही गए हैं तो आप ही बात कर लीजिए। आर्य के चाचा जी रमेश इसी उद्देश्य से तो वहां गए थे कि अपनी पत्नी के रिश्तेदार की लड़की के साथ आर्य का रिश्ता करवा दे। लेकिन ये क्या, आर्य ने तो ऐसा कुछ कह दिया कि रमेश ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आर्य ने कह दिया, जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। आर्य के इस तरह के जवाब ने तो सीमा जी की इज्जत रमेश के सामने दो दुगनी बढ़ा दी। उनकी खुशी से बाजरे खिल उठी। रमेश तो अपना स्वयं मुंह लेकर फांसी चुपचाप चला गया, क्योंकि सीमा जी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था तो पहला अधिकार भी उन्हीं का बनता था। लेकिन आर्य के इस जवाब ने सीमा जी की जिम्मेदारी को और भी अधिक बढ़ा दिया था। आज उन्हें मोहन जी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। शादी से पहले लड़के के माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी सुंदर बहू के साथ साथ सुशील और संस्कारी बहू देखें, ऐसी बहू का चयन करें। लेकिन सीमा जी अपनी बहू चुनने के लिए किसके साथ उस बारे में विचार विमर्श करें, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आर्य के कलेक्टर पद को संभालते ही रिश्तों की तो मानो बाढ़ सी आ गई थी। एक से बढ़कर एक उच्च अधिकारियों की सुंदर सुंदर बेटियों के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी हाँ कहे और किसी ना। सीमा जी को यही समझ में नहीं आ रहा था। फिर बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने आर्य के लिए एक शिक्षित परिवार प्रताप जी की बेटी रिया से बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करवा दी। उन्होंने रिया के रूप से ज्यादा गुणों को महत्व देते हुए शादी करवाई थी। आर्य भले ही प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था, उसने ढेरों किताब पढ़ ली थी, लेकिन जब भी व्यावहारिक प्रसंगों में कोई भी परेशानी आ जाए वह अपनी माँ से राय जरूर लेता था, क्योंकि उसकी माँ ही उसके बचपन से आदर्श रही थी। लेकिन माँ बेटे का ऐसा प्यार, हर छोटी बड़ी बातों में माँ को ही शामिल करना बहू रिया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वही सीमा जी एक सफल शिक्षिका भी रह चुकी थी, इसलिए उन्हें इतना तजुर्बा तो था ही कि बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। बहू के आ जाने से सीमा जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न रहने लगी थी। उन्हें थोड़ा हल्कापन महसूस होने लगा था। घर से लेकर बाजार तक हर छोटे बड़े कामों में वह रिया से सलाह मशविरा करती, उसे साथ में लेकर जाती। हमेशा अकेले ही सारा काम करते हुए उन्हें बोर सा लगने लगा था। लेकिन रिया के आते ही उसके साथ बातें करना, उसके साथ काम करना, बाजार जाकर साथ में सामान लाना उनके लिए एक सुखद एहसास का अनुभव था। लेकिन जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा ही दूसरा भी चाहता हो। रिया तो शायद कुछ और ही चाहती थी, जिसे सीमा जी समझ ही नहीं पाई। शायद वह सीमा जी को पसंद ही नहीं करती थी। उसके मन में अपनी सासू माँ के खिलाफ जलन की भावना थी। वह आग में घी डालने का काम कर दिया था आर्य ने। जिस तरह से वह बचपन से अपनी माँ को देखता आया है, प्यार करता आया है, मान सम्मान दिया है, वही मान सम्मान रिया को भी देने के लिए कहता और अपने अतीत की चर्चा भी करता, तो अपनी माँ को देवी का स्थान देता। उसके आईएएस की अधिकारी बनने का पूरा श्रेय अपनी लगन और परिश्रम को ना देकर अपनी माँ को ही देता। आर्य जब ऐसी बातें अपनी माँ और पत्नी के सामने करता तो माँ को तो लगता
कि वह इस दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली औरत है, जिन्होंने अपने कोख से भी इसे पैदा ना करके भी उससे कहीं ज्यादा सुखी है। उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि वह आसमान में उड़ रहे हैं। परंतु वही मान सम्मान, वही प्यार उसके दाम्पत्य जीवन के सुखों का कांटा बन गया था। आर्य जब भी अपनी माँ के किसी काम का गुणगान कर देता, उसकी पत्नी रिया का मुंह ऐसे बन जाता जैसे उसने कच्चा कड़वा करेला खा लिया हो, जो कई बार पानी पीने के बाद भी उसका कड़वापन नहीं जाता। एक दिन सीमा जी अपने घर के बाहर लॉन में टहल रही थी कि अचानक आर्य के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। जब उन्होंने उसके कमरे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो उन्होंने सुना कि रिया की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वह आर्य पर नाराज होते हुए कह रही थी, आर्य, तुम्हें माँ के अलावा कुछ भी दिखाई देता है या नहीं? हर बात में सिर्फ माँ ही माँ। बस माँ, तुम्हारी माँ ने त्याग किया है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? सभी की माँ ऐसा ही करती है, लेकिन सभी लोग तुम्हारी तरह माँ माँ, बस माँ की माला नहीं जपते रहते, समझे आप? अच्छा बाबा, थोड़ा धीरे बोलो, माँ ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आर्य बोला। फिर माँ, अभी अभी उसी बात के लिए बहस हो रही है और फिर से माँ? रिया ने कहा। अरे धीरे बोलो, माँ को अच्छा नहीं लगेगा यार। आर्य ने कहा। सुन लेती हैं तो सुन लेने दो, मेरी बला से सुन ले तो बहुत ही अच्छा होगा। कहते हुए रिया ने अपनी आवाज और भी ज्यादा तेज कर दी, लेकिन आर्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई सीमा जी को पता नहीं चला। उस दिन के बाद से सीमा जी ने नोटिस किया कि रिया के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया है। आर्य और सीमा दोनों ही उसे जितना अधिक खुश रखने की कोशिश करते, वे उन पर उतना ज्यादा हावी होती। सीमा जी ने भी आर्य को यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें उनके झगड़े के बारे में कुछ भी पता है, वरना वह टूटकर बिखर जाता। परंतु अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपने आप को उनसे दूर करने की योजना बनाना शुरू कर दिया और अपने मन की उदासी के बारे में आर्य को कानों कान पता नहीं चलने दिया। पहले वह तीनों एक साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाया करती थी, लेकिन जब से उन्होंने रिया का उतरा हुआ चेहरा देखा था, तब से वह कभी थक जाने का तो कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उनके साथ जाने से बचने लगी, ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। रसोई में खाना बनाने से लेकर कपड़ों की खरीदारी और घर के अन्य चीज़ों पर भी रिया की पसंद नापसंद को ही महत्व दिया जाने लगा। फिर भी वह ना खुशी रहती। सीमा जी का हर काम से धीरे धीरे हटना और बहू को ज़्यादा महत्व देना आर्य भी अब समझ रहा था। फिर भी उसका ना खुश रहना, ये सब देखकर आर्य मन ही मन बहुत दुखी भी हो रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कहने को तो वह अपने जिले का कलेक्टर था, लेकिन अपनी एक पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा था। इस बात का उसके मन में बड़ा अफसोस था, लेकिन वह भी क्या करता। हमारे देश का कानून तो ऐसा है कि सभी को अपनी मर्जी के अनुसार जीने का अधिकार है। इस लिहाज से वह कुछ नहीं बोल पाता था। वह सुबह शाम अपनी माँ के पास बैठता, उनका हाल समाचार पूछता। वह रिया की आंखों में कांटों की तरह खटकता था। आर्य भी सब समझ जाता था, लेकिन कहता कुछ नहीं था। वह भी अपनी माँ और पत्नी के बीच उलझकर रह गया था। चाहता तो वह भी अपनी पत्नी को डांट सकता था, लेकिन रिया भी जो बैठने वालों में से नहीं थी। उसने आर्य को पहले ही हिदायत दे रखी थी कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझसे ना उलझना, वरना जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। आप ठहरे इज्जतदार आदमी, थोड़ी सी भी भनक
बाहर वालों को लग गई कि कलेक्टर साहब अपने लिए सौतेली माँ के लिए अपनी पति से लड़ाई झगड़े करता है, मारता पीटता है। तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? इसलिए शांत रहने में ही भलाई है आपकी, वरना अपना इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हूँ तो बड़ी शौक से उड़वाओ, मुझे क्या है। इस प्रकार उसने आर्य को खुलेआम अल्टीमेटम दे दिया था। इसलिए आर्य ने भी अपनी इज्जत की खातिर उसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सीमा जी भी एक उच्च स्तर की शिक्षिका थी। रिया के दुर्व्यवहार के लिए मैं भी उसे बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग होते हैं जहाँ शब्दों की नहीं, भावनाओं और समझदारी की आवश्यकता होती है। क्रोध, गुस्सा और जलन की भावना को शब्दों से बोलकर कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए प्यार और अपनापन रूपी शीतल जल की आवश्यकता होती है, जिसे देने से सीमा जी ने कोई कमी नहीं की। लेकिन रिया जैसी बन मानुष पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह किसी की भावनाओं को समझना ही नहीं चाहती थी। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह वह शिवाजी को आर्य की जिंदगी से दूर फेंक दे। अतीत को तो वह बदल नहीं सकती थी, लेकिन हाँ, भविष्य को वह बेशक बदलना चाहती थी। इसमें सीमा जी नाम का कोई नामो निशान नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने आर्य को बचपन से पाला था। उस बीच उनके जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए, कई ठोकरें खानी पड़ी, उन्हें कई लोगों का मन पड़ने को मिला। इसलिए रिया का मन पड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब कुछ भी पाने की उनकी भी कोई इच्छा भी नहीं थी। इसलिए वह ना ही रिया से लड़ना झगड़ना चाहती थी, ना ही किसी भी प्रकार का हक जतलाना चाहती थी। शिवाजी जानती थी अगर वह कुछ भी कहती हैं तो केवल बात का बतंगड़ ही बनेगा और रिश्तों में गहरी खाइयां बनती जाएंगी। इसलिए उन्होंने स्वयं फैसला लिया कि वह फिर से अध्यापन कार्य शुरू कर देंगी, ताकि उनके जीवन का खालीपन आसानी से कर सके। और उन्होंने रोजगार कार्यालय में जाकर रोजगार के लिए जैसे ही दैनिक पत्र उठाकर बढ़ा, उन्होंने देखा कि वह जिस कॉलेज में पहले पढ़ाया करती थी, उसी कॉलेज में सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति देने के बारे में छपा था। उस समाचार ने तो शिवाजी के रेगिस्तान से हो चुके जीवन में हरियाली सी छा गई। उन्होंने आर्य से कहा, बेटा, अब घर में रहकर मेरा मन उपसा गया है, इसलिए मैं अपने पुराने कॉलेज में ही जाकर फिर से पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ आज भी सेवा निवृत्त शिक्षिकाओं के लिए पोस्ट खाली है। मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। नहीं माँ, आपकी उम्र अब बाहर जाकर कमाने की नहीं है। जब उम्र थी कमाने की तब दौड़ दौड़ कर तो कमाया है ना, अब क्या करना है इतने पैसों का? आर्य ने कहा, नहीं बेटा, मैं पैसों के लिए नहीं, सुकून के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी पुरानी सहेलियाँ बहुत याद आती हैं। वो बच्चे याद आते हैं जो मेरे आगे पीछे मैम करते हुए घूमते रहते थे। मैं कभी उन्हें डांटती, कभी प्यार से मारती, कभी धक्का देकर भगा भी देती, लेकिन मजाल है कि कोई मेरे पास से टस से मस हो जाए। मुझे वह कॉलेज बहुत याद आ रहा है बेटा। जब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया तब उनके चेहरे में एक अजीब सा सुकून देखा था। आर्य ने इसलिए उसने भी ज्यादा मना नहीं किया। रिया को जब इस बात का पता चला कि आर्य की माँ उससे दूर जा रही है तो वह तो खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत शिवाजी के पास जाकर कहा, मम्मी जी, क्या आपका सामान पैक करने में आपकी मदद कर दूं? सीमा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने पहले से ही पैक कर लिया है। तुम्हें मेरा सामान पैक करने का कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया मुंह बनाकर वहां से चली गई। सीमा जी भी दूसरे ही दिन आर्य के साथ अपने कॉलेज जाने के लिए निकल गई। सीमा ने रिया को आवाजें लगाई कि वह जा रही है, लेकिन वह अपने कमरे से निकली ही नहीं।
अब सीमा जी ने जैसे ही प्रिंसिपल सर के ऑफिस में एक कदम रखा, उनके सर ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया और आर्य की तरफ शक भरी नजरों से देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे आर्य ने ही उन्हें घर से बेघर कर दिया हो। लेकिन जब आर्य अपनी माँ से मिला और जब वापस जाने लगा, तब प्रिंसिपल सर ने देखा आर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीमा ने अपने आंसू संभाल कर रखे थे, क्योंकि अगर वे आंसू बहा देती तो शायद उनका बेटा आर्य उन्हें वहां छोड़कर जा ही नहीं पाता। इसलिए उसे हंसते हुए अलविदा कहा और उसके जाते ही प्रिंसिपल ऑफिस में ही फफक फफक कर रो पड़ी। वहीं उन्हीं के पास खड़ी उनकी सबसे प्रिय सहेली ममता जी ने कहा, सीमा, क्या आर्य ने तुम्हें जबरदस्ती घर से निकाल दिया? तभी प्रिंसिपल बोली, आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचा मुकाम क्या हासिल कर लेते हैं, माँ बाप की त्याग तपस्या सब भूल जाते हैं। प्रिंसिपल के ऐसा कहते ही सीमा जी बोली, नहीं सर, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मुझे यहाँ भेजना ही नहीं चाहता था, वो तो मैं ही इतना कहा ही था। कि ममता जी बोली, तुम जबरदस्ती चली आई हो ना? हाँ, मैं ही जबरदस्ती आई हूँ। कहते उन्होंने वह सारी बातें प्रिंसिपल और ममता जी को बता दी, जैसा दुर्व्यवहार उनकी बहू उनके साथ किया करती थी। शिवा जी की आप बीती सुनकर प्रिंसिपल तो अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाक ही रह गए। तभी ममता जी बोली, सीमा, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद उनका त्याग करने के बाद इतना कठोर कदम फिर से ना उठा पाती। अपनी बहू को मुंह तोड़ जवाब देती, फिर उसका परिणाम जो कुछ भी होता वह बाद में देखा जाता। लेकिन तुम इतना सब कैसे कर लेती हो यार? तब सीमा जी मुस्कुराकर बोलती, नहीं ममता, कभी कभी अपनों के लिए अनचाहे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। वो माँ ही क्या जो अपने बच्चे के लिए त्याग न कर सके। संबंधों को समाप्त करने या बिगाड़ने से अच्छा है उन्हें बहानों की आड़ में एक सुंदर या मोड़ दे दिया जाए। इतना कहते ही सीमा जी की आंखों में आंसू फिर से तैर आए। उस समय प्रिंसिपल और ममता जी मुख दर्शक बनकर उस तप सिवनी मां को दर्शी मोम की तरह पिघलते हुए देख रहे थे और दोनों भी उनके दर्द में शामिल होकर उनके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। तभी प्रिंसिपल ने कहा, सीमा बेटा, मैं उम्र में तुम्हारे बाप की तरह हूं, लेकिन आज तुमने रिश्तों की अहमियत का पाठ आज मुझे भी पढ़ा दिया। ममता जी ने भी कहा, जी हाँ सर, आपने सच कहा। मैं सीमा की सबसे अच्छी सहेली होने का दावा किया करती हूँ, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि मैं तो सिर्फ कहने मात्र की सबसे अच्छी सहेली हूँ, लेकिन इसकी ना ही हमदर्द बन सकी ना इसकी बराबरी कर सकी। ये तो तजुर्बे के नाम पर मुझसे कई गुना आगे निकल चुकी है। वह उनकी सब बातें चल ही रही थी कि एक एक करके सभी को पता चल गया कि सीमा जी वापस आ गई हैं, तो प्रिंसिपल का ऑफिस ही बनने लगा। तब सीमा जी ने कहा कि मैं ही बाहर आ रही हूँ, आप लोग बाहर चलिए, और उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल के पास जमा किए और सारे स्टाफ और बच्चों से मिली। सभी लोग सीमा जी के वापस आ जाने से बहुत खुश थे। उन्हें कॉलेज की तरफ से रहने के लिए कमरा मिला था। उनका अकेलापन दूर करने के लिए उसमें कोई ना कोई लड़की रहती ही थी। इधर सीमा जी तो खुश थी, लेकिन उधर आर्य अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अब एक चलता फिरता मशीन बनकर रह गया था। वह घर से ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता, या उसे जो कुछ भी सामान मंगवाती वह एक सामान मंगवाती वह 4 लाकर देता। उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता था। लेकिन ना ही वह उसके साथ हंसकर बातें करता था, ना ही खुद खुश रहता था। वह कुछ भी कहती उसकी हाँ या ना में जवाब दे देता, उसके अलावा कुछ नहीं कहता था। रिया ये सब बातें अपनी माँ को बताती तो वह कहती, अरे तुझे सब कुछ तो मिल रहा है ना, आराम से रह और खा। अब तो तेरी सास भी नहीं है यहाँ पर, अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही बात जब वह अपनी सहेलियों को बताती तो वह भी यही सलाह देती। लेकिन सब सुख के आगे पति का सुख सबसे बड़ा होता है। अगर वही नहीं रहा तो दुनिया का कोई भी सुख सुख ना होकर
दुख के समान लगने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब रिया को अकेलेपन ने घेर लिया और धीरे धीरे वह डिप्रेशन का शिकार होने लगी। वह कभी खाना बनाती, कभी बनाती ही नहीं थी। इसलिए आर्यन ने उसका भी हल निकाल लिया था। उसने घर के हर काम के लिए नौकर रख लिया था ताकि उसे रिया के ऊपर किसी भी चीज के लिए निर्भर ना रहना पड़े। अब तो ऐसा समय आ गया था कि आर्य और रिया की कई कई दिनों तक मुलाकात भी नहीं होती थी, क्योंकि रिया देर रात तक रोती रहती थी, इसलिए उसे नींद ही नहीं आती थी और सुबह होने पर वह जागती ही नहीं थी। वही आर्य दिन भर इधर उधर की दौड़ भाग के कारण यूं ही थक जाता था, इसलिए वह रात भर सोता और सुबह होते ही सही समय पर अपनी ड्यूटी पर चला जाता। इस प्रकार आर्य की हरी भरी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी वीरान सी हो गई थी। एक दिन रिया की माँ से मिलने आए। उन्होंने जब अपनी बेटी की गृहस्थी को उजड़ता हुआ देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि रिया की उस हालत की जिम्मेदार भी वही थी, क्योंकि वही उसे फोन करके कहती कि सीमा, तेरी अपनी सास नहीं है, वह तो उसकी मौसी माँ है, इसलिए उसकी बात क्यों मानना, उसे इतना महत्व क्यों देना, जितनी जल्दी हो सके उसे आर्य की जिंदगी से निकाल। रिया ने भी वही किया जो उसकी माँ ने कहा, लेकिन उसने सीमा जी के प्यार को नहीं पहचाना कि अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। उन्हीं के त्याग का परिणाम उसे मिल रहा था कि वह सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं थी। रिया की माँ ने रिया से कहा, बेटी, तेरे सास सचमुच सत्य की मूर्ति है। उसने आर्य से सच्चे दिल से प्यार किया और परवरिश की, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और हम लोग उसे साधारण सी महिला समझ रहे थे। वह साधारण महिला नहीं है बेटी, वह वास्तव में एक जीती जागती देवी है। इसलिए अगर तो दोबारा अपना हंसता खेलता घर चाहती है तो उनके पास चलकर उसे माफी मांग ले और आर्य से भी माफी मांग ले, ताकि तेरी गृहस्थी फिर से बच जाए, वरना ना जाने तेरे साथ साथ हमारा भी क्या होगा। मुझे पता चला है कि आर्य को जब भी अपनी माँ की याद आती है वह वहां चला जाता है, तो दोनों माँ बेटा मिलकर तो खुश हो जाते हैं, अपनी ममता की प्यास बुझा लेते हैं। दूर रहकर भी उनका रिश्ता मजबूती से बंधा हुआ है, लेकिन तुम पति पत्नी पास होकर भी बहुत दूर हो गए हो। अगर तुमको खुशहाल जीवन जीना है तो अपने पति और सास से माफी मांगनी होगी। रिया को भी अपनी माँ की बात समझ में आ गई और अपनी सास के पास अपनी माँ के साथ चली गई। वहां जाकर देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। आर्य अपनी माँ के साथ बैठकर खुश होकर बड़े प्रेम से भोजन कर रहा था और कह रहा था, माँ, कितने ही दिन हो गए थे आपके हाथ का खाना खाए हुए, मुझे आपके हाथ से खाने की बहुत याद आती है माँ। तभी रिया भी अपनी सासू माँ के पैरों में जाकर गिर गई और बोली, माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे भी आपके हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। क्या हम फिर से आपके हाथ का खाना बना हर रोज खा सकते हैं? सीमा जी बोली, देखो रिया बेटा, तुमको जब भी मन करे यहाँ खाना खाने आ जाया करो, लेकिन रोज रोज तो नहीं मिल पाएगा ना मेरे हाथ का खाना, क्योंकि हम तो इतने दूर रहते हैं। तब वह रोती गिड़गिड़ाती हुई बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप दोनों माँ बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता। प्लीज माँ, अब हम एक साथ रहेंगे, अब आप अपने घर चलकर रहिए। फिर रिया आर्य से बोली, हाँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद अगर मैंने एक बार भी ऐसा कुछ किया तो आप और मम्मी जी मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन एक बार तो अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना ही चाहिए ना। आर्य को भी अपनी पत्नी पर दया आ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमेशा मैंने हर फैसला करने का अधिकार आपको दिया है। इस बार मैं आपको फैसला सुनाता हूँ कि आप रिया को एक बार माफ कर दीजिए और चलिए अपने घर। तभी रिया की माँ बोली, हाँ समधी जी, दामाद सही कह रहे हैं, हमारी बिटिया को एक मौका दे दीजिए। इस बार मैं आपको वचन देती हूँ कि दोबारा ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। सीमा जी का मन तो मॉम की तरह था,
अपने बच्चों के बात सुनने से झटपट पिघल गया और अपने घर चली गई। लेकिन वह वहां से आना जाना करके रोज ही कॉलेज आ जाती। अब सीमा जी की गृहस्थी को हरा भरा देख कॉलेज स्टाफ के साथ साथ बच्चे भी सीमा जी के लिए खुश थे। आर्य तो सबसे ज्यादा खुश था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।